बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक सक्रियतावाद। यदि हम न्याय की परंपरागत धारणा को देखें तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है न्याय की परंपरागत धारणा पर आधारित रही है। इस धारणा के अनुसार न्यायालयों का कार्य है कि उनके सामने जो विवाद प्रस्तुत हों उन विवादों का विद्यमान कानूनों के अनुसार ही निपटारा किया जाए। जैसे कि पीड़ित पक्ष स्वयं न्यायालय के सम्मुख जाकर न्याय की याचना करे। दूसरा, न्यायालय के द्वारा स्वयं को कानून की वैधानिक व्याख्या तथा संपूर्ण विवाद के प्रसंग में वैधानिक दायरे तथा दृष्टिकोण तक सीमित रखा जाना चाहिए। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई है तथा संविधानवादी शासन में विश्वास रखता है। संविधानवादी शासन की मूल मान्यता है कि शासन को मर्यादित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए। संविधानवादी शासन की इस धारणा के अनुरूप ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। कालांतर में न्यायपालिका ने यह अनुभव किया कि उसे यह शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। यदि कार्यपालिका अकर्मण्यता के कारण अपने कर्तव्यों की अनदेखी करे अथवा मनमाना आचरण करने की प्रवृत्ति को अपनाए तो न्यायपालिका उसे कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दे अथवा मनमाना आचरण करने की स्थिति में उसे ऐसा करने से रोक दे। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका के मनमाने कानून निर्माण पर रोक लगाने का साधन है और न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका को कर्तव्य पालन की दिशा में प्रवृत्त करने या मनमाना आचरण रोकने से का साधन है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन से आगे का एक चरण है, एक ऐसा चरण जिसे व्यवस्था में निहित गतिशीलता, शासन की कमजोरियों एवं दोषों तथा बदली हुई परिस्थितियों ने जन्म दिया है। न्यायिक सक्रियता की स्थिति को न्यायपालिका द्वारा उसी देश में अपनाया जाता है जिस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। पिछले 5 दशक में अमेरिकी न्यायपालिका ने भी कुछ सीमा तक न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाया है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन से आगे का चरण है तथा ये कथन सत्य है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन की ही शक्ति का अपना विस्तार है। संविधान लागू किए जाने के बाद से लगभग 3 दशक तक न्याय की परंपरागत धारणा को स्वीकार किया जाता रहा, लेकिन गतिशीलता राज्य व्यवस्था का प्राण है। राज्य व्यवस्था के प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अंग, प्रत्येक संस्था स्वयं में गतिशीलता लिए हुए होती है। 1970 के बाद के से ही निरंतर ऐसी स्थितियाँ बनी जिसके आधार पर न्यायाधीशों और समस्त न्याय व्यवस्था से जुड़ा वर्ग ये सोचने के लिए प्रेरित हुआ कि कानून और संविधान के शब्दों की तुलना में संविधान की भावना और आत्मा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और संविधान की आत्मा की रक्षा करने के लिए आवश्यक होने पर तंग कानूनी प्रक्रियाओं के आधार के दायरे से बाहर निकलकर संविधान की रचनात्मक व्याख्या का मार्ग अपनाना चाहिए। न्यायिक सक्रियता की धारणा के उदय में कुछ स्थितियों का योगदान रहा है, जिनमें अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए जनहित अभियोग, साथ ही राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के आचरण में आई गिरावट, विधायी संस्थाओं में व्याप्त घोर अव्यवस्था और कार्यपालिका की अक्षमता, सर्वोच्च कार्यपालिका की अपने दायित्व से बचने की प्रवृत्ति, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार। इस प्रकार प्रारंभ में न्यायिक सक्रियता का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय को भी प्रेरणा प्राप्त हुई और उनके द्वारा न्यायिक सक्रियतावाद को अपना लिया गया। इसके बाद कुछ विशेष न्यायालयों, जिला न्यायालयों के द्वारा भी भारी उत्साह भाव से न्यायिक सक्रियता को अपनाने की सफल असफल चेष्टाएं की गई। न्यायिक सक्रियता की इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए अमेरिका की टाइम्स पत्रिका ने भारत की न्यायपालिका को दुनिया की सबसे सक्रिय न्यायपालिका करार दिया है। न्यायिक सक्रियता संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्यवस्था
व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। इसके अंतर्गत यह बात सम्मिलित है कि जन सामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना और शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायपालिका का ही दायित्व है। न्यायिक सक्रियता के एक पक्षधर न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने 1982 में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने विगत 2 वर्षों से देश में विद्यमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण अपना लिया है। न्यायिक सक्रियता से जनहितकारी अभियोगों को मान्यता प्राप्त हुई है। परंपरागत धारणा रही है कि न्यायपालिका से न्याय पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है, किंतु न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आंग्ल विधि के नियम को परिवर्तित करते हुए व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसने के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई भी आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। न्यायपालिका अपने सारे तकनीकी अर्थात कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना उसे लिखित रूप में देने मात्र से ही कार्रवाई करेगा। न्यायाधीश कृष्ण अय्यर के अनुसार वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा के स्थान अब वर्ग कार्रवाई और लोकहित में कार्रवाई ने ले लिया है। इसके साथ ही शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। न्यायिक सक्रियता का एक रूप और प्रयोजन शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है। संविधान और कानूनों के अंतर्गत उच्च कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन स्वविवेकीय शक्तियों का औचित्य हो सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कार्यपालिका अपनी इन स्वविवेकीय शक्तियों के आधार पर स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपना लेती है। इस पृष्ठभूमि में न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया कि विवेकात्मक शक्तियों के अंतर्गत सरकार की कार्यवाही विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा इस कार्यवाही को संपन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाए वह कार्यविधि भी विवेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही कानूनी न्याय के साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल दिया गया। संविधान लागू होने के बाद लगभग 3 दशक तक यह समझा गया था कि न्यायालयों का कार्य कानूनी न्याय प्रदान करना है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत संविधान की भावना को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया गया कि देश के दीन और दलित लोगों के प्रति न्यायालयों का विशेष दायित्व है। अतः न्यायालयों को कानूनी न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए।